नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग हमारे साथ डेली मिलते हैं और हम डिस्कशन करते हैं इकोनॉमी एक्सप्रेस का। अभी हम लोग इस सीरीज में लगभग 7 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा 8वां सेशन है और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अभी 1-2 दिन हमारा डिले हो गया कि कुछ वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। तो लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन निकल के आया था, मैंने कमेंट में आप लोगों को मैं देखा कि वो क्वेश्चन ये आया था कि एक किसी बच्चे ने जो कमेंट किया है वो ये किया है कि सर मैंने ये पढ़ा है कहीं पर कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी आरबीआई लेकर के आती है या मौद्रिक नीति वो 3 महीने में आती है। बेटा नहीं है ऐसा। 2016 से पहले 45 दिन में आती थी, हर 45 दिन में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता था। अब उसको 60 दिन या 2 महीने कर दिया है। तो अगर ऐसा कहीं पे पढ़ा है आपने, शायद गलती से जो है आपने पढ़ लिया होगा या किताब में मिसप्रिंट हो गया होगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा कि मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने के स्तर पर की जाती है, यानी कि 60 दिन के स्तर पर की जाती है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट है, आप इसको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। 60 दिन या 2 महीने। अगर कहीं से गलती से ये तो आपसे मतलब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपने उसको ध्यान नहीं दिया होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन ये दिया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आरबीआई कैन यूज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान से सुनना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है रेपो रेट कट हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेशन। रेपो दर में कटौती से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। और तीसरा स्टेटमेंट है सीआरआर में वृद्धि मुद्रास्फीति दबाव से निपटने का उपकरण है कि सीआरआर इंक्रीज एज अ टूल टू कॉम्बैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है। लेकिन वर्ड अगर आप देखो, एक तो टर्म आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा आ रहा है कि सीआरआर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और ये देखोगे एक रेपो रेट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मतलब 3 टर्म निकल के आ रहे हैं। और वो 3 टर्म आप देखोगे कि एक तो खुले बाजार की क्रियाएं यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा हम लोग यहां पे क्या देखा कि दूसरा स्टेटमेंट रेपो रेट को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है सीआरआर को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। अब देखो ये 2 टर्म तो आप पहले से मुझसे पढ़ चुके हो। रिसेंट सेशन में मैंने रेपो रेट भी आपके साथ में, रेपो दर भी डिस्कस किया है और सीआरआर भी डिस्कस किया है। एक नया टर्म आया है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं। ये टर्म को समझने से पहले एक टर्म होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि सरकारी प्रतिभूति, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसैक क्या होता है। जीसैक का मतलब सिंपल सा ऐसे मतलब समझिएगा कि जैसे मान के चलिएगा कि ये कोई एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है, या ये मेरे हाथ में मान लीजिएगा कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है, दस्तावेज या प्रमाण पत्र है। और ये कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र है और मैंने क्या कर दिया, आज मैं क्लास आप लोगों की लेने आया, मैं अपने हाथ में क्या किया, मैंने एक ऐसा पेपर अपने हाथ में क्या किया, लेके आया, और मैंने इस पेपर के ऊपर क्या कर दिया बेटा, 500 रुपये या 500 रुपया मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। और मैंने पूरी क्लास में ये पेपर सबको एक एक पेपर मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। सब पे लिखा हुआ था 500, मैंने एक एक बच्चे को क्लास में क्या कर दिया, ये पेपर दे दिया। अब मैंने सब लोगों से कहा चलो निकालो अपनी अपनी जेब से 500 रुपए। तुम लोग कहोगे यार यार क्या आदमी है, पहले तो 2-3 दिन तुमने क्लास नहीं लिया पहले से, और अब एकदम से जो है एक कागज पकड़ा के पैसे मांगने लगे हो। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाने आए थे या वसूली करने आए थे आप? तो सीधा सा मतलब ये है कि मैंने क्या किया कि एक कागज दिया, उस पर 500 लिखा और आपको दे दिया। मैंने कहा 500 रुपए दो। अब मैं कहूँ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कहता हूं कि अगर आप इस कागज के बदले मुझे आज 500 रुपये देते हो तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको इस पर 20% का इंटरेस्ट दूंगा। मतलब सेम डेट को अगर ये कागज मेरे पास लाओगे तो मैं इन रिटर्न आपको इसके बदले 600 रुपए दूंगा। तो अब तुम लोगों के मन में लालच जग जाएगा कि एक 786 का नोट तुम लोगों ने जेब में रखा हुआ था, वो 4 साल हो गए, 500 से 501 नहीं हुआ आज तक, 500 का 500 ही है। तुमने कहा यार इस आदमी को दे देंगे, अगर हम ये 500, अगली साल ये हमें 600 दे देगा, तो तुम लोगों के मन में आ जाएगा चलो दे देते हैं इस कागज के बदले। तो मतलब ऐसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र जिनकी सहायता से ये मान लीजिएगा आरबीआई है या ये सरकार है या कोई कंपनी है, ये बाजार से क्या कर रही है, फंड को कलेक्ट कर रही है।
बाजार से क्या कर रही है, धन को एकत्रित कर रही है। तो ऐसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र जिनकी सहायता से बाजार या अर्थव्यवस्था से फंड को एकत्रित किया जाता है, प्रतिभूति कहलाते हैं। सच डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स थ्रू विच फंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज सिक्योरिटी। उन्हें हम क्या कहते हैं, सर प्रतिभूति बोलते हैं। अब मान लीजिएगा इसी सिक्योरिटी या इसी कागज को मैं क्या कर दूं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, या हम इसी को माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से क्या कर दें, इसको रिलीज करवाना, या इस पर राष्ट्रपति जी के साइन हो, तो ऐसे ही सरकार ऐसी ही प्रतिभूति को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ऐसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र जो सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से या राज्यपाल के हस्ताक्षर से अर्थव्यवस्था से धन को एकत्रित करने के लिए या फंड को कलेक्ट करने के लिए जारी किए जाते हैं, सरकारी प्रतिभूति कहलाते हैं। या सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को ही सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है। अब मान के चलिएगा ये जो है आरबीआई है, और ये आरबीआई क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीद रहा है और बेच रहा है। कि मैं मान लीजिएगा जो आपको पढ़ा रहा है ये व्यक्ति, ये मान लीजिएगा कौन है, आरबीआई है, और ये पर्सन आरबीआई है। तो मान लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको सरकारी प्रतिभूतियों को, कि मान लीजिएगा मेरे पास में ये जो है कोई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या मेरे हाथ में मान लीजिएगा ये कोई एक सरकारी प्रतिभूति है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कागज को बेच रहा हूं अर्थव्यवस्था में। मैं क्या कर रहा हूं, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इकोनॉमी में सेल आउट कर रहा हूं, और सेल आउट कर रहा हूं। तो अब इस कागज के बदले आप लोग मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे इस कागज के बदले? तो जब ये आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था से पैसा या कैश या नकदी आरबीआई के पास आ जा रहा है, यानी कि तरलता को ये खींच रहा है। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ मान लीजिएगा ये तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने ये सरकारी प्रतिभूति को परचेज करके रखा हुआ है। अब ये आरबीआई क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो इसके बदले 500 के बदले अब तुम्हें 600 देगा, तो अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ जाएगा, मतलब तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या इसी को बोला जाता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं कि जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है या परचेज करता है, खरीद बिक्री करता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सरकार खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। इसके माध्यम से जब बेचेगा तो तरलता कम होगी, जब खरीदेगा तो तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जल्दी से आइएगा ऑप्शन के ऊपर। आरबीआई कैन यूज ओपन मार्केट ऑपरेशन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओएमएफ का यूज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि रेपो रेट कट हेल्प्स रिड्यूस द इन्फ्लेशन। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि अगर रेपो दर को कम कर दिया जाए, रेपो दर को अगर कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई जो पैसा उधार बांटता है, आरबीआई किसको देता है, किसी भी कमर्शियल बैंक को, और किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसा अगर उधार देता है, कितने टाइम के लिए, 14 डेज तक के लिए जो भी पैसा उधार देता है, तो इस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपोज करता है उसी को क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। अगर मान लीजिएगा पहले आरबीआई की रेपो रेट कितनी थी, मान लीजिएगा पहले 5% थी, अब वो आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को कितना कर दिया है, मान के चलो एग्जांपल ले रहे हैं, अब मान लीजिएगा 5 की जगह जो है 3% कर दिया। तो ये जरा बताइएगा कि पहले 5% पे बैंक ज्यादा पैसा उधार ले रहे होंगे या 3% पे अब लेंगे? तो आरबीआई ने जब अपना रेपो रेट को कम किया तो अब 3% हो गया। तो पहले बैंक जितना आरबीआई से फंडिंग ले रहे होंगे, जितना पैसा उधार ले रहे होंगे, अब उसके कंपैरिजन में ज्यादा लेने लगेंगे, लगेगा उन्हें सस्ता हो गया है लोन। और जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो ये ग्राहकों को क्या करेंगे, ऋण का ज्यादा वितरण करेंगे। ये ऋण का क्या करेंगे, या ज्यादा लोन का क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और लोन का अगर ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाजार में तरलता बढ़ जाएगी तो महंगाई भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है इसकी वजह से।
या इसकी वजह से ग्रोथ रेट को भी या हम जो है विकास दर को भी हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन पे जरा बात करते हैं। रेपो रेट कट हेल्प्स रिड्यूस द इन्फ्लेशन। जब भी आरबीआई अपनी ब्याज दर में या रेपो दर में कमी करता है तो इसका मतलब क्या महंगाई को टारगेट करना चाहता है? नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। यहां पे होना यह चाहिए था कि जब आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आए या जब आरबीआई क्या करे, अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी करे, कमी नहीं। क्या लिखा है? इंक्रीज होना चाहिए था। इंक्रीज करेगा तभी इन्फ्लेशन क्या होगा, कहीं ना कहीं कम होगा। और यहां क्या लिखा है? रेपो रेट कट हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेशन। नहीं, रेपो रेट इंक्रीज होना चाहिए तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या ब्याज दरें जब बढ़ेंगी तब महंगाई को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कहीं पर भी मॉनेटरी पॉलिसी में याद रख लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, तभी क्या होगी, महंगाई कम होगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई का कम होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे एक तो डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट हाई होगी और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी हाई हो सकता है, या इससे डिफ्लेशन को हम या मंदी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बेटा यहां पर क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, सीआरआर इंक्रीज इज अ टूल टू कॉम्बैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मतलब जब भी हम सीआरआर बढ़ा देंगे तो बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, कि हर एक प्रत्येक बैंक जो भी भारत में ऑपरेट हो रहा है उसे अपने एनडीटीएल का कुछ ना कुछ प्रतिशत नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। उसे ही सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो या नकद जमा अनुपात कहा जाता है। और अगर मान लीजिएगा आरबीआई सीआरआर बढ़ा रहा है तो आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो बैंक जो है मार्केट में या लोगों को ज्यादा ऋण का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, मार्केट में ज्यादा कैश नहीं होगा, तो महंगाई भी क्या नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, या महंगाई को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 ओनली हमें आंसर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन का नेचर समझना है, कंसेप्ट क्या पूछा है, बस इस चीज को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय आय अनुमान में सीएसओ की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बारे में, या राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में सीएसओ का क्या भूमिका होती है, इसके बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का दायित्व तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इट रिलीजेज क्वार्टरली एंड एनुअल एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, यह जीडीपी के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान को जारी करता है। और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है सीएसओ यूजेज ओनली द प्रोडक्शन मेथड फॉर एस्टिमेशन, सीएसओ अनुमान के लिए केवल उत्पादन विधि का प्रयोग करता है। अब देखो, पहले बात ये समझिएगा, दो संस्थाएं हमारे यहाँ मेन थी। एक था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और दूसरा था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। इन दोनों का मर्जर करके एक सिंगल उसमें मर्ज कर दिया है, और वो किसमें कर दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में इन दोनों का मर्जअप कर दिया है। और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये किसके अंतर्गत आता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। ये जो एनएसओ है ये इसके अंतर्गत आता है। तो मैं लिख देता हूं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत एक ऑफिस काम करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये बेसिकली अब इसके अंदर दो ऑफिस हुआ करते थे हमारे यहाँ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय।
इनका क्या कर दिया गया है, मर्जर कर दिया गया। तो देखो, मैं सबसे पहले क्लास में ये बताता हूं कि अगर कोई एग्जामिनर नया जो है बना रहा होगा तो वो ऑप्शन में एनएसओ देगा, और कोई पुराना प्रोफेसर जो पेपर को सेट करते हैं वो अभी भी ऑप्शन में सीएसओ या एनएसएसओ आपको देते हैं। जनरली आपको याद रखना है कि अब दोनों का क्या हो गया, मर्जर हो गया है। हमारे देश में जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनसे संबंधित जो आंकड़े जारी करता है वो सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और जो अब किसका हिस्सा है, एनएसओ का। तो ऑप्शन में एनएसओ हो तो भी उसको गलत नहीं करना है। इसके अलावा जैसे गरीबी है, जैसे बेरोजगारी है, इससे रिलेटेड मेनली हमें रिस्पॉन्सिबल जो पहले दिखाई पड़ता था वो एनएसएसओ दिखाई पड़ता था। बेसिकली एनएसएसओ सीएसओ को ही सपोर्ट करता था। अब चूंकि मर्जर हो गया है दोनों ही ऑफिस का, तो अब फाइनली रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन है, एनएसओ है। पहली बात तो ये समझिएगा। तो पहला ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेशन नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का दायित्व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है। ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेटमेंट में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखा है कि इट रिलीजेज क्वार्टरली एंड एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। मतलब इस बात का सिंपल सा अगर आप देखोगे कि ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा, कोई भी वित्तीय वर्ष होगा, तो उसमें कितने मंथ होंगे, 12 मंथ होंगे, 12 महीने होंगे बेटा। और 12 महीने में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर हमें देखने को मिलेंगे। कितने क्वार्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 हमें तिमाही देखने को मिलेंगी या 4 त्रैमासिक देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे देश का, वो कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये जो संस्था है पहले तो पूरे वर्ष के लिए एक आंकड़े जारी करती है, तो मतलब साल भर के लिए एक आंकड़े जारी करते हैं। और दूसरा देखो कि 4 क्वार्टर है ना, तो एक क्वार्टर हो गया आपका अप्रैल से लेकर के जून तक, दूसरा जुलाई से लेकर के सितंबर तक दूसरा क्वार्टर, तीसरा जो है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, और चौथा क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जनवरी टू मार्च। तो इसके अलावा ये हर एक क्वार्टर के कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए, या 4 तिमाहियों के भी अलग अलग जीडीपी के एस्टीमेट्स को क्या करता है, जारी करता है। तो पूरे साल भर के एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश की जीडीपी क्या रही है, नेशनल इनकम क्या रही है वो, और हर एक क्वार्टर में मतलब हर 3 महीने में हमने कैसा परफॉर्म किया है, हर तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था ने किस। तो इससे पता ये चलता है ना कि अगर मान लो पूरे साल भर का ही डेटा हम एक साथ करते हैं और उसके अलावा हम क्वार्टर का ना देखें, तो फिर हम पता कैसे चलेगा कि कौन से मंथ्स में हमारी इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया और कहां पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, कहां पर हमारा प्रोडक्शन का लेवल नीचे चला गया, कहां पर हमारी जीडीपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, या हमारे उद्योग उतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम नहीं कर पाए। तो वो हमें पता होना चाहिए, तो उन सेक्टर पर हम क्या कर सकते हैं, या उन स्पेसिफिक टाइम्स पे हम ज्यादा बल दे सकते हैं। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे जो हमारे क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि इट रिलीजेज क्वार्टरली एंड एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी, ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं त्रैमासिक एवं वार्षिक स्तर पर हमारी जीडीपी के आंकड़ों को जारी करता है। ठीक है, अब लिखा है सीएसओ यूजेज ओनली द प्रोडक्शन मेथड फॉर द एस्टिमेशन। सीएसओ अनुमान के लिए केवल उत्पादन विधि का उपयोग करता है। अब इस चीज को समझ लेते हैं, ये कैसे उत्पादन विधि कहां से निकल के आ गई। तो आपने अगर नेशनल इनकम बेटा टॉपिक पढ़ा हो, राष्ट्रीय आय, तो वहां पर आपको एक बात समझाई जाती है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन मेथड जो है, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं कि कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि होती हैं। तो सबसे पहली एक तो होती है आपकी उत्पादन विधि, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है आय विधि, जिसे हम लोग इनकम मेथड, और तीसरा होता है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा कौन सी होती है, व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो कि जो उत्पादन विधि है, इस उत्पादन विधि को बेटा
मूल्यवर्धन विधि या वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। इसे वैल्यू एडेड मेथड या इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। आय विधि को विप्र मेथड भी बोला जाता है, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। और व्यय विधि को एक्सपेंडिचर मेथड को चिगजम मेथड भी बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि हैं हमारे देश में, 3 मेथड हैं, और अलग अलग तीनों के स्तर पर हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं, या राष्ट्रीय आय की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो अगर आप देखोगे तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सीएसओ यूजेज ओनली द प्रोडक्शन मेथड फॉर द एस्टिमेशन। सीएसओ अनुमान के लिए केवल उत्पादन विधि का उपयोग करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है। इसके अलावा 2 और मेथड हैं, मतलब टोटल 3 मेथड का यूज किया जाता है राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही क्या है, सही स्टेटमेंट है कि ओनली 1 और 2 करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 और 2। इसको क्या रखोगे आप लोग, याद रखोगे। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसको क्या करना है, जवाब देना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। हाइपर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज इन्फ्लेशन एक्सीडिंग 50% पर मंथ। इस स्थिति को 50% प्रति माह से अधिक मुद्रास्फीति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंडिया हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड हाइपर इन्फ्लेशन इन इट्स हिस्ट्री। भारत ने अपने इतिहास में कभी भी हाइपर इन्फ्लेशन का अनुभव नहीं किया है। तीसरा स्टेटमेंट है, हाइपर इन्फ्लेशन यूजुअली अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग। हाइपर इन्फ्लेशन आमतौर पर अत्यधिक मुद्रा छपाई के कारण होता है। तो अगर आपने बेटा रेगुलर क्लासेस में इन्फ्लेशन टॉपिक या महंगाई मुद्रास्फीति या महंगाई डायन नाम का टॉपिक आपने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है। और मैं चाहता हूं कि आपका जवाब जरूर आए, तभी मुझे भी मतलब एक पुश मिलता है कि चलो क्लास लेनी है, कि आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। तो आपको जवाब जरूर देना है। हम लोग मिलते रहेंगे, डेली मिलेंगे, और इसी तरह से आगे का क्या करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना है रजत शर्मा सर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू पूरी टीम डेडिकेटेड है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, और सभी फैकल्टी बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कि एग्जाम में क्या आता है, क्या आने वाला है। तो अभी आप लोगों के लिए हमारे एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हुआ है 24 जनवरी से, आरंभ 18.0। ये फाउंडेशन बैच में आपको एक ही जगह पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, मतलब आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म को प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया जाए, दूसरे को कर लिया जाए। तो मेरा मतलब पक्के तौर पे ये कहना है कि आप डेमो हर जगह लो। बाईटी पे आजकल सबके यूट्यूब पे सेशन मिल जाएंगे। आप कंपेयर करिएगा कि फैकल्टी का, कंटेंट का क्या लेवल है, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करिएगा, कोर्स को देखिएगा एक बार, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ हम सही जगह आए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है कोर्स को लेके तो 9289996923 नंबर, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोर्स के लिए हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, RJT लाइव। खास बात ये, अभी रिपब्लिक डे चल रहा है तो इसका ऑफर भी स्टार्ट किया है हमारे प्लेटफॉर्म पर। 77% आपको सभी कोर्सेज पर ऑफ मिलेगा। तो आप कोर्स को एक बार जाइएगा, देखिएगा, और वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको कोर्स का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा UPPCS स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।